साथियों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास का थॉट सीरीज पढ़ेंगे। हमने पाषाण काल, वैदिक काल और महाजनपद काल पढ़ लिया था और आज पढ़ेंगे मौर्य वंश, गुप्त वंश, उसके बाद पढ़ेंगे बौद्ध एवं जैन धर्म। तो यह हमारा तीसरा वीडियो होगा और इस वीडियो में लोग मौर्य वंश, अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। उनकी साहित्यिक स्रोत, मैंने बहुत सारे स्रोत के बारे में उनके डिटेल आज नॉलेज लेंगे। बिहार के परपेक्सर में, बिहार के परिदृश्य में लेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये जो सीरीज होगा आपको बीपीएससी यानी बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम होंगे उससे संबंधित होगा। उसके बाद से बीपीएससी टीआरई 2 में से प्रश्न आया था, 3.0 में प्रश्न आया था और 4.0 में भी से प्रश्न आएगा। ज़्यादा आपको जो जीएस होता है, एसएसटी हो, चाहे एसएसटी 6 to 8 9 10th, उसमें आपका जो 40 मार्क्स का हिस्ट्री होगा ना, जिनका हिस्ट्री होगा लिए होंगे, और 40 मार्क्स का पॉलिटी, तो इस हिस्ट्री में इससे प्रश्न आता है ज़्यादा। अभी टीआरई 3 के एग्जाम लिया है, उसमें प्राचीन इतिहास में बिहार का इतिहास से प्रश्न पूछा है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछा था, ठीक है। तो इस उद्देश्य से ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत देखिएगा, अच्छा लगेगा, सोचिएगा कि भविष्य में इससे हमको फायदा होगा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 1 to 5 पीआरटी का बीपीएससी टीआरई 4 में कैसे तैयारी किया जाए, इसका हम एक सिलेबस, जो सिलेबस होता है ना, उसका वीडियो अपलोड कर दिए, उसको जाके आप लोग जरूर देखिएगा कि कैसे इसका तैयारी किया जाए, उसमें टॉपिक वाइज क्या क्या पढ़ना होता है। ये मेनली आपको बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, उसके बाद से 17वां बीपीएससी टीचर एग्जाम बीपीएससी का, और बिहार एसएससी, यानी कि जो भी बीपीएससी संबंधित एग्जाम होंगे या टीचर वाला हो कोई भी, उसमें ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। ये बिहार स्पेशल 1 या 2 कम से कम 5 सवाल डाल ही देगा, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मौर्य वंश का काल था आपको 321 से 184 ईसा पूर्व थे, यानी कि ईसा के जन्म से 321 साल पहले से शुरू हुआ था। और इसमें हम लोग सबसे पहले राजा एक जो थे, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इनका काल था आपको 321 से 298 ईसा पूर्व तक। आइए देखते हैं इनके बारे में क्या क्या बातें लिखा गया है। जैसे जस्टिन एवं स्ट्रेबो, ये क्या है? इंसान का नाम है। जस्टिन भी नाम है, स्ट्रेबो भी नाम है आदमी का। ये यूनानी थे, ठीक है ना, इतिहासकार थे। इन्होंने क्या कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, यानी कि चंद्रगुप्त, CHANDREGUPT लिखे है चंद्रगुप्त, उसको सेंड्रो, चौक को सी को सेंड्रो इसे पढ़ लिया, और गुप्त को कुप्स पढ़ लिया, इसलिए इसका नाम क्या रखा उसने? सेंड्रोकोट्स कहा। जिसकी पुष्टि किसने कहा, यानी कि उसको प्रमाण किसके किया? विलियम जोन्स ने किया था। फिर प्लूटार्क के एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया था, ठीक है। एंड्रोकोट, सेंड्रोकोट्स 2 गुणा, जस्टिन स्ट्रेबो, सौ से सेंड्रो, सौ से स्ट्रेबो, सौ से जस्टिन, इसमें दोनों में 100 है तो सेंड्रोकोट्स। अब प्लूटार्क है, इसमें एरियन है तो एंड्रोकोट्स, याद करेंगे, ठीक है ना। दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे चाणक्य, उनका नाम कौटिल्य था। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को के साथ युद्ध किया, और युद्ध के पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान, हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के सब पहले कौन वंश था? नंद वंश। उस समय घनानंद था, तो घनानंद के समय आपको सिकंदर का आक्रमण हुआ था। कौन? पश्चिम उत्तर भारत में, भारत है तो इस एरिया में आक्रमण हुआ था, ठीक है। पश्चिम उत्तर मगध यहाँ था बिहार के पास, तो उस समय घनानंद था, ठीक है। तो जब आया ना चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर नहीं जीत पाया, मतलब तो जिस एरिया पे जीता उसने सेल्यूकस निकोटर को बैठा के चला गया, तो इसलिए सिकंदर का क्या कहलाया? उत्तराधिकारी कहलाया। और जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध पे बैठे तो उन्होंने इसको युद्ध में हरा दिया, और बदले में इस एरिया का काबुल, कंधार, मकरान, हेरात ले लिया, ठीक है। और उपहार के स्वरूप में 500 हाथी दिया, क्योंकि उस समय झारखंड की या मगध की जंगलों में बहुत सारी हाथियां हुआ करती थी। आगे देखते हैं। युद्ध के पश्चात मौर्य वंश का विवाह, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया
से हुआ, यानी सेल्यूकस के पुत्र। यानी कि देखिए बिहारी सब उस समय भी विदेशी के लिए क्या, आज भी बहुत सारे बिहारी होंगे जो विदेशी लड़की से शादी कर लेते हैं, बहुत सारे बिहारी ऐसे जाएंगे पढ़ने विदेशी से। और सबसे पहले विदेशी जिन्होंने क्या किससे ब्याह किया, सबसे पहला बिहारी जिन्होंने विदेश के लड़की से शादी की, मतलब अपना में हम लोग बतिया रहे हैं, कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। यानी कि विदेशी लड़की को क्या किए, शादी कर लिए। देखिए कितना बढ़िया थे। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत भेजा जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था इंडिका। इंडिका पुस्तक वर्तमान में नहीं है। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदुकुश पर्वत, यानी कि मैप में आपको हम बता देते हैं, हिंदुकुश पर्वत के ईरान, जैसे वर्तमान का जो ईरान है इस साइड में, दक्षिण में कर्नाटका एरिया, आप लोग जान रहे हैं कर्नाटक कहाँ है, तथा पश्चिम में सौराठ यानी गुजरात वाला एरिया हो जाएगा पश्चिम में, और पूर्व में बंगाल यानी कि बंगाल के एरिया तक विस्तृत था। यानी कि आज का पूर्वोत्तर भारत नहीं होगा, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है ना, वो एरिया पे कब्जा नहीं किए थे, ठीक है ना। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्ष में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। देखिए इस सीरीज में ना हम आपको बताएंगे कि टियर 3 में देखिए कितना क्वेश्चन मिल रहा है, बस स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, आगे हम जरूर बताएंगे कि इस पुस्तक से जरूर क्वेश्चन आपको मिलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला, जो वर्तमान में कहाँ है, कर्नाटक है, उस एरिया में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। 298 ईस्वी पूर्व में उन्हें जैन उपवास पद्धति संलेखना पद्धति किसका है, तो जैन धर्म का एक उपवास पद्धति है, द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। इस पद्धति द्वारा भूख प्यास सब त्याग दिया जाता है, यानी कि जिंदा रहना है लेकिन हवा पे जिंदा रहना है, और वैसे शरीर को त्याग देना है। नेक्स्ट आए बिंदुसार, ठीक है। इतिहास में कौ सार हुए हैं, 2 सार हुआ है लोग, एगो बिंबिसार हर्यक वंश का, एक बिंदुसार किस वंश का, मौर्य वंश का हुआ है, ठीक है ना। तो बिंबिसार थे हर्यक वंश के संस्थापक थे, बिंदुसार थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, यानी कि मौर्य वंश के दूसरे राजा। बिंदुर माने 0, यानी कि एक भी युद्ध नहीं लड़े, और इसलिए 0, बिंदु माने 0, बिना युद्ध लड़े ही राजा बन गए थे, ठीक है ना। यानी कि बाप दादा के और जो संपत्ति इनका मिल गल, राज भगवान। आज भी बहुत सारे लोग हमारे समाज में बाप दादा के संपत्ति ले लेगा और चलेगा, हीरोबाजी करता है लोग, दम है तो अपना से औरज के दिखाइए ना। तो वही चीज है, इनको मिला बनल बनावल, हर चीज मिलते गया, देखिए आगे। लेकिन ऐसा नहीं, इन्होंने बचा के रखा, अपना संपत्ति को क्या किया, बचा के रखा, गंवाए भी नहीं, इनका ही खासियत था। आगे देखिए इनके बारे में। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, उसे अमित्रघात या सिंहसेन नाम जाना जाता है। पूछ देगा क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा का उपनाम अमित्रघात है या सिंहसेन है, तो किसका होगा, बिंदुसार। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। एक और आएगा, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए एक सीरिया का राजा, एक मिस्र का राजा, ध्यान से देखिएगा। इसके दरबार में मिस्र के राजा टोलमी फिलाडेल्फस डायनोसियस नामक राजदूत भेजा गया था। यहाँ फर्स्ट में डाइमेकस, इसमें क्या है, डायनोसियस है, दोनों में 100 है। लेकिन यहाँ देखेंगे सीरिया वाला में तीनों में 100 होगा, सीरिया में भी 100 है, एंटियोकस में भी 100 है, यहाँ डाइमेकस में भी 100 है। यहाँ पे देखिए एंटियोकस राजा का नाम छोट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि एंटियोकस भी 5 अक्षर का, तो डाइमेकस भी कितना अक्षर का, 5 अक्षर का। एंटियोकस राजा है कहाँ का, सीरिया का, और इसका राजदूत कौन है, डाइमेकस है। अब ये मिस्र छोटा सा है, टोलमी फिलाडेल्फस देखिए बड़ा का नाम है, उसी तरह डायनोसियस बड़ा नाम है, समझ गए ना। एगो याद हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ट्रिक से याद किया जाता है। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक के भेजा था। सबसे पहले अपना बड़का पुत्र सुसीम को भेजे थे, ठीक है। लेकिन सुसीम आज भी देखिए तक्षशिला जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान और कश्मीर का बीच का मतलब कोना वाला एरिया है, आज भी वहाँ पत्थरबाजी होता था, आज भी विद्रोह होने का हल्का हल्का आवाज उठता है ना। तो लक्षणवा कब से है, शुरू से भाई लक्षणवा देख लीजिए। तो इसीलिए ना कहा जाता है कि गुण सब डीएनए सब सेम एक ही होता है, ठीक है ना। तो उसी समय का था। अब उस समय अशोक क्या था, प्रचंड अशोक कहा जाता था, चंडाल अशोक। ये अच्छा आदमी नहीं थे, बहुत खूंखार थे, अत्याचार मार देते थे किसी को। इनका इतना खौफ था कि आज के समय में समझिए कौन सबसे बड़ा क्रिमिनल जो समझ रहे हैं, क्रिमिनल गरीब को नहीं मारते थे, आतंकवादी गुंडा गलत आदमी सबको ही मारते रहते थे, ठीक है ना। तो क्या था, इससे सब डरता था, वही सुसीम से नहीं डरते थे। सुसीम को जब भेजा गया वहां पे तो उनको थूर थार के भेज दिया सब।
सुसीम को बहुत ज्यादा बिंदुसार प्यार करते थे, अशोक को कम मानते थे। अशोक को इसलिए उज्जैन भेज दिया गया था, उज्जैन के क्या गवर्नर बना दिया गया था, वर्तमान में मध्य प्रदेश के। महाकाल के भक्त थे, ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे, राजा बनने से पहले, कलिंग युद्ध से पहले ब्राह्मण धर्म को मानते थे। ब्राह्मण धर्म में मारकाट बहुत बढ़िया होता है, हम लोग हिंदू धर्म में राजा लोग समझ रहे हैं ना, हिंसा अहिंसा सब अपनाया जाता है, तो ये खूब मारकट करते थे। जब इनका नाम में पता चला ना कि उस एरिया में कि अशोक आ रहे हैं विद्रोह दबाने, तो नामे से उनके चुपा गया, सब शांत पड़ गया। सोचिए इनका खौफ कितना था। और उसके बाद से ये राजा बने आप, ठीक है ना। आगे देखिए, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अब हम लोग अशोक सम्राट के पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि अशोक सम्राट महान अशोक क्यों कहलाए। चंद्रगुप्त मौर्य महान नहीं कहलाए, प्रथम राजा थे जिन्होंने अखंड भारत यानी कि पूरा भारत, जो सबसे पहले देखिए कृष्ण भगवान थे जिन्होंने क्या किया था, पूरा भारत को एक किया था, एकजुट किया था। सेकेंड में कौन किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य किए थे, जो अखंड भारत बनाए। पूरा भारत बिखर गया था, एक एक करके पूरा दक्कन, पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी सब को युद्ध करके जीत के एक किए। उसके बाद आए गौतमी पुत्र सतकर्णी, उन्होंने भी पूरा भारत को अखंड किया। और थर्ड में कौन किए, जो आज का वर्तमान भारत है, हमारे वल्लभ भाई पटेल, सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, जो आज जो हमारा भारत है उन्हीं का देन है, ठीक है ना। तो ये एक सिलसिला चला आ रहा है। अब हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अशोक सम्राट, इनका 269 से 232 ईसा पूर्व का काल था। देखिए, बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व उज्जैन का राज्यपाल था, गवर्नर था, यानी कि अपना गद्दी पर बैठने में इनको 4 साल लग गया। सोचिए कुछ न कारण जरूर होगा। पुराने में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। जैसे भारत में पुराण है ना, बहुत सारा, कितना पुराण है, कमेंट में कीजिए भारत में कितने पुराण है। उसके बाद मास्की एवं गुजरा के अतिरिक्त नेतुर तथा उद्गोलम अभिलेख में अशोक का नाम अभिलेख है। देखिए, मास्की, गुजरा और नेतुर और उद्गोलम, 4 गो अभिलेख में अशोक नाम मिलता है, ध्यान से देखिएगा। सिंहल अनुश्रुतियों, यानी कि सिंहल अनुश्रुति कौन है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं की जाती है। कौन सा ग्रंथ इसकी पुष्टि करता है, बौद्ध ग्रंथ, कौन है, सिंहल ग्रंथ। आगे देखते हैं, अशोक ने अपने शासन के 90वें वर्ष कलिंग युद्ध जीता था, ठीक है, 261 ईसा पूर्व में, तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित किया था। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, सब हाईलाइट है, ध्यान से इसको नोट कीजिएगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। उससे पूर्व शैव धर्म को मानता था। दिव्य वेदांत के अनुसार उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। यह भी TRE 2 में ये प्रश्न, TRE 3 में यह प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना, कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने का श्रेय किसको जाता है, तो कौन है वो, आपको उपगुप्त है, ठीक है ना। इनका एक भाई का बेटा था निग्रोथ, इनका क्या था, निग्रोथ नाम था, इनका भतीजा था। इन जब कलिंग युद्ध किए ना तो एकदम विक्षिप्त हो गए, छोटे छोटे बच्चा सबको देखे मरते हुए, महिला सबको, तो एकदम परेशान हो गए, घरे आके मतलब परेशान रहने लगे। तो देखे कि इनका भतीजा जो था ना एकदम शांत बैठा है, खुश है, कह रहा है कि तुम्हारे तो इतना खुश रहे के कारण का बताओ, हमरो के तो बहुत खुश रहता है, तू तो राजा के घर के बड़ी, तू का इतना खुश बड़ी। तो कहता देखो चाचा, हम बौद्ध धर्म अपने ले बनी, ठीक बा, बौद्ध धर्म में शांति बा, अहिंसा, यानी कि मार काट ना कोई लेला, यहाँ पे एक दूसरा के फीलिंग देखल जाला, ये बताया, बौद्ध धर्म के खूबी बताया। तो इको लगे अच्छा शांति के ये कारण बा, रुक हमू अपना वतनी। तब वो उपगुप्त के पास गए, शुरुआत किए निग्रोध, लेकिन उपगुप्त बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं दिए, वो राय दिए कि फलवा रास्ता में जा, लेकिन जब गए तो इनको दीक्षा कौन दिए, उपगुप्त दिए, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन इसका आएगा, हिस्ट्री में पूछा हुआ है। अब देखिए, अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष हम लोग देखते हैं, इससे भी प्रश्न TRE 3 में आया हुआ है, आप लोग क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। BPSC टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम बिहार शिक्षक भर्ती जो 3रा चरण हुआ है, उसमें इससे प्रश्न पूछा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे 9वें वर्ष कलिंग युद्ध, 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा किया था, यही प्रश्न पूछा है कि अशोक ने बोध गया की यात्रा किस वर्ष किया था, तो 10वें वर्ष किया था। 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा किए थे। 13वें वर्ष धम्म का शिलालेख में अंकन किए थे। 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति किए थे और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किए थे। वहां जाकर अशोक ने कर को घटाकर 1/8 कर दिया, टैक्स, ठीक है ना, 1/6 से कितना कर दिया, 1/8 कर दिया। क्यों, क्योंकि लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का क्या था, आपको जन्म हुआ था। देखिए 9वें वर्ष से शुरू किए, कलिंग युद्ध जब हुआ उसके बाद देखिए 10वां वर्ष यानी कि अगला वर्ष से बोध गया की यात्रा किए थे, यानी कि 9वां वर्ष एकदम बेचैन था, निग्रोध भेटाया, उपगुप्त भेटाया, तो बौद्ध धर्म अपनाया। 10वां वर्ष से उन्होंने अपना शुरू कर दिया जीवन बौद्ध धर्म से संबंधित।
आगे देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजे थे। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का पाटलिपुत्र में क्या करवाया था? आयोजन करवाया था तीसरी बौद्ध संगति का, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसका। देखिए, अशोक ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किए, भी क्वेश्चन बनेगा, इसको हाईलाइट कर लीजिए। उनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई थी। अशोक के बाद उनके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया था। ध्यान दीजिए, कितने उत्तराधिकारी? 10। सोशल समझिए एनसीईआरटी का निचोड़ है। हम फालतू चीज नहीं पढ़ा रहे इधर उधर का कोनो बुक उठा के, हम भी यही चीज पढ़ रहे हैं। हम लगभग क्वेश्चन सही किए हैं 9th-10th में, ठीक है ना। तो ये हम पढ़े हैं वही पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी ध्यान से पढ़िए इसको। ये उत्तराधिकारी कुणाल थे, बंधुपालित, इंद्रपाली, दशोन, दशरथ, संप्रति, सालसुख, देवधर्मन, शतधनुष और लास्ट कौन थे? वृहद्रथ थे। अब देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्ष तक रहा। वृहद्रथ कौन थे? शुंग वंश के जो इसके सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। और उसने इसको क्या किया? मार दिया। इसका कारण भी था, बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा अपनाया जाने लगा और ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू धर्म को प्रताड़ित किया जाने लगा, यानी कि इसकी कमी होने लगी थी। इसलिए बौद्ध ब्राह्मण थे। कौन? पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे, और इसका भी एक कारण हो सकता है। और भी बहुत सारा मतभेद है। सेंट्रल में आपको इतना बड़ा साम्राज्य को चलाने के लिए राजा का ताकतवर होना बहुत ज्यादा जरूरी था। कमजोर राजा होने लगे थे। उसके बाद तीसरा कारण हो जाएगा आपको क्या? प्रशासन व्यवस्था ज्यादा केंद्र की। देखिए, एक आपको तरीका हम बताते हैं। कोई भी इतिहास अगर हम पढ़ते हैं ना, इतिहास जानते हैं, तो इतिहास 3 चरण में होता है। इस तरह, किस तरह होता है? शुरुआत होगा, पीक पे रहेगा, और अंत होगा। कोई भी डायनेस्टी हम लोग पढ़ेंगे, साम्राज्य या कोई किसी का भी काल हो, आपके गांव समाज में भी आप लोग देख लीजिएगा। कोई खूब धनिक होगा ना, तो ये मत समझिएगा हमेशा उसका धनिक कहीं बनले रहेगा, वो जरूर डाउन होगा आने वाले समय में। दुख है हमारे आपके लाइफ में, तो ये मत समझिए दुख बनल रहेगा। दुख शुरुआत होगा, दुख चरम सीमा पे हो जाएगा, अंत में दुख खत्म हो जाएगा। सुख शुरुआत होगा, सुख खूब चरम सीमा पे होगा, अंत में सुख खत्म हो जाएगा। तो यही चीज है। शुरुआत कौन किए? चंद्रगुप्त मौर्य किए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य किए। पीक पे था अशोक के समय। कौन था? मौर्य वंश अशोक के समय कौन था? एकदम पीक पे था। अंत किसके समय हो गया? वृहद्रथ के समय। अंत होना ही है किसी भी साम्राज्य या किसी भी चीज का, हमारे क्या सिस्टम है सोसाइटी में। आप इतिहास पढ़े तो इस चीज को मिला लीजिए कि कोई है बन रहा है, खूब टॉप पे जाएगा, गिरेगा जरूर, निश्चित है गिरेगा, निश्चित है गिरेगा ही। इतना मान के चलिए, हिस्ट्री यही है, ठीक है ना। तो समझ गए ना क्या था? तो खत्म हो गया इनका, वृहद्रथ हटा दिया। मौर्य प्रशासन हम लोग देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ना पॉलिटिकल, पहले क्वेश्चन कैसा आता था? ज्यादा पॉलिटिकल की फलनवा के युद्ध में हरैलक, ओकरा कौन मार के जीतलक, उस राजा को कौन हराया, उस राजा को कौन जीता, ये सब क्वेश्चन है, पॉलिटिकल क्वेश्चन पहले पूछता था। अब कैसा क्वेश्चन आ रहा है? प्रशासन से संबंधित आ रहा है, कल्चरल वाला आ रहा है आपको। उसके बाद से साहित्य, आर्किटेक्ट वाला, इस तरह का क्वेश्चन अब पूछ रहा है बीपीएससी या कोई भी एग्जाम। पहले युद्ध से संबंधित, उसको मार के कौन जीत गया, आप समझ रहे हैं ना। अब क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो हमको सब पढ़ना होगा। जैसे मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना किया गया था, विकेंद्रीकरण नहीं था, ठीक है ना। मेन सब शक्ति किसमें थी? केंद्र में राजा और उसके राज्यपाल में ही शक्तियां थी। इस व्यवस्था में राजा संपूर्ण व्यवस्था पर शीर्ष पर होता था। राजा में प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक शक्ति नहीं थी, यानी कि प्रशासन ये करेगा, सेना को यही संभालेगा और न्याय यही देगा। आज क्या है? प्रशासन अलग करता है, सेनाध्यक्ष अलग है, और न्यायिक व्यवस्था आज हम लोग का सुप्रीम कोर्ट अलग है, यानी कि अभी विकेंद्रीकृत व्यवस्था है वर्तमान में। और उस समय कैसा था? केंद्रीकृत था। मौर्य काल में साम्राज्य का विभाजन देश, प्रांत, विषय और ग्राम में किया जाता था, यानी देश हो गया, उसके बाद से राज्य हो जाएगा, जिला हो जाएगा और गांव हो गया। केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए अमात्य समझ रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी समझ रहे हैं, प्रशासन से संबंधित, और तीर्थ उच्च अधिकारी थे। कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारियों की संख्या कितनी थी? इसको रट जाइए। तीर्थ अधिकारियों की संख्या कितनी थी? 18 थी, ठीक है ना। किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार। चलिए प्रमुख हम लोग अधिकारी को देखते हैं, निम्नलिखित कितने अधिकारी हुए थे, आइए देखते हैं। संहर्ता, जैसे राजस्व विभाग का प्रधान, राजस्व विभाग समझ रहे हैं, संहर्ता उसको बोले। जैसे अब जिला में कौन हो जाएगा? कलेक्टर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कलेक्टर, जिला अधिकारी। वो राजस्व वसूलता है जिला से, इसीलिए संहर्ता। और जहाँ बैठता है उसको समाहरणालय बोलते हैं। हिंदी में देखिएगा अधिकारी संहर्ता लिखा रहेगा। सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष, राजकीय कोषाध्यक्ष का
कोष का अध्यक्ष को सन्निधाता बोला, सीताध्यक्ष। कृषि विभाग का प्रधान यानी कृषि मंत्री को सीताध्यक्ष बोला जाता था। पण्याध्यक्ष, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष को क्या बोला जाता था? पण्याध्यक्ष बोला जाता था। अब इसी से संबंधित पूछ दिया था, रूप दर्शक किसको बोला गया था? 9th-10th के सिविल सर्विस, 9th-10th के जो 40 नंबर का हिस्ट्री आता है ना, उसमें पूछ दिया था कि रूप दर्शक क्या है। अचपटला अध्यक्ष यानी कि महालेखाकार बोला जाएगा। सैन्य विभाग को सेनापति बोला जाता था। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। इसमें देखिए टियर 2 में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है 40 नंबर क्वेश्चन, एच ग्रुप का 40वां क्वेश्चन इसमें हम आपको दिखाते हैं, उठा के सीधे पूछा है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मौर्य काल में 4 प्रकार की सेना उपलब्ध थी, पैदल सेना, हाथी सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना। पूछ देगा मौर्य काल में कितने प्रकार की सेना थी, तो 4 प्रकार के मार देंगे। न्याय व्यवस्था राजा के अधीन थी, लेकिन राजा के बाद न्याय व्यवस्था न्यायाधीश द्वारा देखा जाता था। न्याय 2 भागों में विभाजित है, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। जैसे दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय, जानते हैं ना आप लोग, सत्र न्यायालय और दीवानी न्यायालय, उस तरह का था। धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय माने आपको जमीन से संबंधित इसमें होगा, और कंटक शोधन में मार काट मर्डर ऑर्डर से संबंधित होता था। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको टीआरई 3 में पूछा हुआ है, टीआरई 3.0 में 40 नंबर क्वेश्चन है एच ग्रुप का, देख लीजिएगा जाके। गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचरों को गुड पुरुष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में जासूसों को चोर कहा जाता था। गुप्तचर व्यवस्था 2 प्रकार की था। कितना था? गुप्तचर व्यवस्था आपको 2 प्रकार के होता था। गुप्तचर व्यवस्था 2 प्रकार के था, संस्था और संचार। कौन था? संस्था और संचार था। ठीक है ना। संस्था एक स्थान पर रहकर गुप्तचर का कार्य करता था, और संचार घूम घूम कर गुप्तचर का कार्य करना था। ठीक है ना। और मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में विभाजित है। ये क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछा था? टीआरई 3.0 में पूछा हुआ था। ठीक है ना। तो कितना प्रकार के आपको था? संस्था और संचार 2 तरह के हो गए, समझ गए ना। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये तीनों में से उठा के पूछ देगा कि सेना कितना प्रकार के था, न्याय व्यवस्था कितना प्रकार के था। ठीक है ना। 5 प्रांत कितना प्रांत में विभाजित था, तो 5 प्रांत में प्रांत विभाजित था। प्रांतों का शासन राजकुमारों द्वारा संचालित किया जाता। जैसे अभी मुख्यमंत्री है ना, तो प्रांतपति है। ठीक है। तो उस समय प्रांतों का मुख्यमंत्री चुनाव द्वारा, तो उस समय राजा के बेटा राजकुमार जो चुनाता था, बड़ा बेटा, ऊ जाके शासन संभालता था। कैसे? उज्जैन के राजा कौन थे? आपको बिंदुसार के समय अशोक थे। उदाहरण के लिए अवंती का राज्यपाल अशोक हुआ करता था। ठीक है ना। अवंती, जैसे उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राच्य, अवंती और कलिंग, 5 गो राज्य के तरह राज्य होता था। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी, प्राच्य यानी कि पूर्वी प्रदेश का पाटलिपुत्र, यही राजधानी भी था मगध का, अवंती का उज्जैनी और कलिंग का तोसली था। ठीक, जो कलिंग वर्तमान के उड़ीसा में है। सॉरी। अब हम प्रांतों का क्या पढ़ेंगे? विभाजन। प्रांतों का विभाजन विषय के रूप में होता था। विषय का प्रधान को विषयपति यानी कि जिला या प्रदेशी कहा जाता था। ये हो गया। विषयों का विभाजन ग्राम में किया जाता था। यानी कि देखिए पहले क्या होगा? प्रांत होगा। यहाँ पे सबसे पहले प्रांत, उसके बाद क्या होगा? देश, तो प्रांत, उसके बाद विषय, तब ग्राम होता था। तो यहाँ पे देश किस में विभाजित था? देश बहुत सारे प्रांतों में विभाजित था। और प्रांत किस में विभाजित था? विषय में, जिला में, और जिला किससे? ग्राम में। विषयों का विभाजन ग्राम के रूप में किया गया था। ग्राम का प्रधान ग्रामी कहलाता था। 10 गांव के समूह के प्रमुख को गोप कहा जाता है। यानी कि ग्रामीण एक गांव का प्रधान होता था। ठीक है। और 10 को गांव मिला लीजिएगा, यानी कि 10 को ग्रामीण मिला लीजिएगा, तो उसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था। उसके बाद नगर प्रशासन का संचालन 6 समितियां करती थी। ध्यान से देखिए, नगर प्रशासन, नगर शहर जो था 6 गो समिति करता था। मेगास्थनीज के अनुसार सभी समितियों में 5 सदस्य होते थे। यानी कि एक समिति में 5, तो 6 में 30, 6 में 6 × 30, यानी कि 30 गो सदस्य द्वारा पूरा नगर का संचालन किया जाता था। अब अर्थव्यवस्था हम लोग देखेंगे, यानी कि आर्थिक व्यवस्था क्या था इसका, मौर्य वंश का। ठीक है। मौर्य काल में राजकीय आय का स्रोत क्या था? कृषि, उद्योग और व्यापार, यानी कि खेती होगा और उद्योग होगा, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग हो गया, सिक्का उद्योग हो गया,
ठीक है ना। मृदभांड उद्योग हो गया, मणका उद्योग हो गया, और गहना बनाई बनता था, और व्यापार यानी कि विदेशों से व्यापार किया जाता था, राज्य से ही व्यापार किया जाता था। सर्वाधिक आय कृषि से प्राप्त होता था, यानी कि शुरू से ही भारत कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि पर कर कितना होता था? 1/6 टैक्स लिया जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। आज जितना भी गवर्नमेंट प्लॉट होगा ना, उसको सीता भूमि कहा जाता है। कहा जाता अभी नहीं, कभी तो गवर्नमेंट भूमि ने कहा जाएगा, उस समय सीता भूमि कहा जाता था। ठीक है। उद्योग एवं व्यापार से 1/10 कर, टैक्स याद कर लीजिएगा। कृषि से 1/6 और उद्योग एवं व्यापार से 1/10 लिया जाता था, यानी कि एक समान का 10वां हिस्सा। मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह बड़ौच या भरूच था, जो गुजरात में खंबात की खाड़ी में है। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग देख लेंगे। ठीक है। करों की चोरी के संदर्भ में मृत्यु दंड का प्रावधान था। आज मृत्यु दंड नहीं है, उस समय टैक्स कोई चोरी करता था उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। आज कोई टैक्स चोरी करेगा तो उसको जेल होगा, सजा होगा। ठीक है ना, मृत्यु दंड नहीं होगा आज वर्तमान में। चलिए अब आ जाएगा सामाजिक व्यवस्था कैसे था मौर्य वंश में। बिहार के संबंध में हम लोग पढ़ रहे हैं, भारत के नहीं। कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में विभाजित था। आज भी वैसा ही है, लेकिन अब इस चीज को खत्म कर दिया गया। हमारा संविधान इसको खत्म करता है, आर्टिकल 15। मेगास्त्रीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था। कौटिल्य के अनुसार 1, 2, 3, 4 वर्गों में, और मेगास्तीनिज के अनुसार 7 वर्गों में। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद होते थे। उसके बाद देखिए, कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था, जबकि मेगास्तीनिज ने दास प्रथा का प्रचलन को स्वीकार नहीं किया है। यानी कि मेगास्तीनिज दास प्रथा को नहीं मानते हैं और कौटिल्य मानते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन वैश्यावृत्ति के प्रमाण भी मिले हैं। इन काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा गया है। ये आपको टियर 2 में प्रश्न पूछा हुआ है सीधा, यानी कि इससे हमको ये सीख मिलता है कि मौर्य वंश से प्रश्न उठा रहा है हर साल। तो मौर्य वंश को डिटेल में हमको पढ़ेंगे। ठीक है ना। वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा। आज हम लोग क्या करते हैं? आज वैश्या कहते हैं हम लोग। आज रेड लाइट एरिया, उस समय के एरिया को क्या, जिधर ये लोग रहता था ना, उसको शैतानपुरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शैतानपुरी। उसके बाद देखिए, मौर्य कला यानी कि आर्ट एंड कल्चर देखते हैं। मौर्य कला के दौरान ताकतवर केंद्रीय सत्ता के अधीन विभिन्न कला रूप को स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का विकास हुआ। यानी कि सबसे पहले इसी समय लकड़ी और पत्थर के भवन बनने लगे थे, लकड़ी के रूप मिला के। ठीक है ना। ये कला 2 रूप में विकसित हुई। राजकीय संरक्षण में विकसित को राजकीय कला और स्थानीय कलाकार द्वारा विकसित कला को लोक कला के रूप में जाना जाता है। यानी कि राजा भी अपना संरक्षण में कला, स्थापत्य कला विकसित किए थे, जैसे राजमहल बनवाना और भी बहुत सारे भवन को बनवाना। जैसे कि अशोक ने अपना पिलर बनवाया था ना, अभिलेख, शिलालेख, और वैसे ही स्थानीय कलाकार भी अपना अपना बनाते थे। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमारा खत्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ेंगे। राजकीय कला के अंतर्गत स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक हुआ। स्थापत्य कला में राजप्रसाद यानी कि राजा का सभा, जैसे आज का संसद भवन होता है ना, वो हो गया। स्तंभ, स्तूप, गुहा, विहार प्रमुख थे। उसके बाद से राजकीय कला के अंतर्गत मूर्ति कला में स्तंभों के ऊपर मूर्ति एवं स्वयं के रूप में निर्मित मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है ना। स्वतः रूप में मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं, यानी कि मूर्ति कला स्तंभ पिलर बन गए, उसके ऊपर शेर का पिलर और बैल का मूर्ति सब मिलता रहता था। लोक कला के रूप में यक्ष, यक्षिणी की मूर्ति एवं जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिली है। इन मूर्तियों में का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। इसका प्रमुख उदाहरण दीदारगढ़ वर्तमान पटना से यक्षिणी की मूर्ति मिली है। इसके अतिरिक्त लोहानीपुर से जैन तीर्थंकर की भी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो चलिए आज हम यहाँ पे एंड करते हैं इसको, मिलते हैं बौद्ध धर्म के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।